Hello everyone, I am Dheeraj Yadav and I welcome you all in the series of FTR. This is the third session of reasoning section. If we talk about topics I am going to deal with, so it is already mentioned on your thumbnail, but let's have a look once again. First of all, blood relation, another one is your direction and distance, and next one is your setting arrangement, and last one, puzzle. So I am going to deal with these topics in today's session. Okay, so very first question of the session is on your screen. If you talk about this particular question, so this is from ब्लड रिलेशन. तो यदि हम ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपसे तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज योर फैमिली ट्री और पजल्ड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन. If you talk about next, so it is your pointed or indicating form of blood relation. और अगर हम अगले या लास्ट की बात करें तो आपका कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन. यानी कि इन तीन प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और इन तीनों ही प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन. लेकिन इनसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लड रिलेशन पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट की. यानी कि ब्लड रिलेशन पर बेस्ड अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ साइन का यूज करते हैं. कुछ हम लोग यहाँ पे साइन का यूज करते हैं रिलेशंस को क्या करने के लिए, रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अप एरो या डाउन एरो, यानी कि एक जनरेशन ऊपर और एक जनरेशन नीचे की बात करेंगे अगर हम, तो एक जनरेशन ऊपर में आपको मिलेगा या तो मदर या तो फादर, मदर और फादर. एक जनरेशन नीचे में आपको मिलेंगे सन या फिर डॉटर. स्ट्रेट एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेम जनरेशन के बंदों को. सेम जनरेशन में आपको मिलेगा ब्रदर या फिर सिस्टर. दिस विल बी योर ब्रदर और सिस्टर एंड दिस विल बी योर ब्रदर और सिस्टर. डबल एरो से हम लोग इंडिकेट करते हैं मैरिड कपल्स को. डबल एरो से हम लोग इंडिकेट करेंगे यहाँ पे मैरिड कपल्स को. यानी कि यहाँ पे आपका या तो हस्बैंड होगा या तो वाइफ, और यहाँ पे या तो हस्बैंड होगा या तो वाइफ. इट मीन्स अगर इधर हस्बैंड है तो इधर वाइफ, और इधर अगर वाइफ है तो इधर हस्बैंड. यानी कि इधर अगर ब्रदर है तो इधर ब्रदर हो सकता है, दो भाई एक साथ हो सकते हैं, लेकिन हस्बैंड दो एक साथ नहीं होंगे या फिर वाइफ दो एक साथ नहीं होंगे. मेल मेंबर जो फैमिली के होंगे उनको हम इंडिकेट किससे करते हैं, या फिर प्लस या फिर स्क्वायर बॉक्स से हम लोग इंडिकेट करते हैं मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और माइनस या फिर सर्कल से हम लोग इंडिकेट करते हैं फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. क्लियर? तो इन साइन को यूज करके हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. इन साइन को यूज करके हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. तो बात करें अगर हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन की, तो फटाफट से इन साइन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे. तो बात करें अगर हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन की, तो बोला है द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल. यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल जो है वो क्या है, इक्वल नंबर में है. मेल और फीमेल क्या है, जो इक्वल नंबर में है. अगर हम बात करें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ. यानी कि ए और ई क्या है, एफ के बेटे हैं. ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ. नेक्स्ट वन इज योर डी इज द मदर ऑफ टू. डी जो है वो, सॉरी यहाँ पे पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ए एंड एफ ई आर सन्स ऑफ एफ. यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और ई का तो जेंडर क्लियर हो रहा है, लेकिन एफ का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है. एफ क्या हो सकती है, इनकी माता भी हो सकती है और इनका पिता भी हो सकता है. नेक्स्ट वन दिया है आपको, डी इज द मदर ऑफ टू. यानी कि डी क्या है, दो बच्चों की माता है. वन बॉय एंड वन गर्ल, यानी कि एक बंदा हो जाएगा मेल और दूसरी हो जाएगी फीमेल. नेक्स्ट वन, बी इज द सन ऑफ ए. बी क्या है, ए का पुत्र है, यानी कि एक जनरेशन नीचे में बंदा मेल है. यहाँ पे दिया देयर आर ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट. यानी कि परिवार में इस समय केवल एक ही क्या है, विवाहित जोड़ा है. यदि हम बात करें यहाँ पे, अब क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को अपने को मर्ज करना है. और अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 6 मेंबर इन अ फैमिली. तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे एफ को मैरिड, यानी कि एफ को बना लेते हैं मैरिड विद डी, तो होगा क्या, टोटल आपके दिए हुए हैं कितने मेंबर, 6 मेंबर दिए हुए हैं. क्लियर? जब आप एफ को डी के साथ मैरिड बनाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि एफ की केवल क्या है, यहाँ पे एफ के 2 पुत्र हैं, जबकि डी के केवल और केवल एक पुत्र और एक पुत्री है. इट मींस यानी कि एक सन और एक डॉटर है. तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं कि एफ को हम डी के साथ में क्या कर सके, मर्ज कर सके. नेक्स्ट वन, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, डी को मर्ज करते हैं किसके साथ में, ई के साथ में. ध्यान दीजिए, अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को इसके साथ में मर्ज करते हैं, यानी कि इसको अगर हमने डी बनाया और यहाँ पे 2 हो गए डी के बच्चे, यानी कि ई के भी वो बच्चे होंगे. तो यहाँ पे देखिए जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 4 यहाँ हो गए, 5 6 7, यानी कि एक ज्यादा हो रहा है. इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इसको मर्ज नहीं करेंगे, यानी कि जितने मेंबर दिए गए हैं उतने में ही अपने को क्या करना है, अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो यानी कि अभी यहाँ पे अगर हम बात करें डी और ए की, तो डी और ए को अगर हम यहाँ पे मैरिड कपल मानते हैं तो डी विल बी द वाइफ ऑफ ए, एंड इन दिस डी हैज 2 children, one is male and another is female, so male will be B and another or remaining member of the family will be C। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो C क्या हो जाएगी, D की पुत्री हो जाएगी या बेटी हो जाएगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि इंफॉर्मेशन में आपको दिया गया था कि मेल और फीमेल जो है वो इक्वल नंबर में है फैमिली के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ मेल की तो कितने हो गए, 3, तो नंबर ऑफ फीमेल भी कितनी हो जाएंगी, 3। इट मींस एफ क्या हो जाएगी, फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली हो जाएगी। और अगर यहाँ पे हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव, तो ए बी एंड सी आर फीमेल्स, तो ए बी सी एंड आर फीमेल्स, ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, तो ये ऑप्शन तो आपका यहीं से गलत हो गया। और स्ट्रक्चर में भी आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, मेल है। फिर हम बात करें ए इज द हस्बैंड ऑफ डी, यानी कि ए क्या है, डी का हस्बैंड है, तो ये आपका सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी की अगर हम बात करें 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में आपको दिया गया ई एंड एफ आर चिल्ड्रन ऑफ डी, यानी कि ये भी आपका गलत है। और डी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ, ये भी आपका क्या है, गलत है। यानी कि यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि हम बात करें पॉइंटेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन की, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर ये बेस्ड होता है। जैसे कि अगर कोई मेल मेंबर बोलता है ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। और इसी प्रकार अगर कोई फीमेल कैंडिडेट बोलती है या फीमेल कोई बंदी बोलती है कि ओनली डॉटर ऑफ माय फादर या फिर ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, इट मींस शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करना होगा, सेंटेंस को 1 वर्ड में अगर हम कन्वर्ट कर पाते हैं सो वेल एंड गुड। दूसरा इसका तरीका ये है कि यहाँ पे कुछ अपने पास कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा ही, शी, हिज, हर, ये सारे जो कीवर्ड्स होंगे वो जिसके बारे में बात की जा रही होगी उसके लिए यूज होंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें आई या फिर माई की, तो वो जो बंदा बोल रहा होगा उसके बारे में इंडिकेट करेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है माई, तो माई वर्ड आपको दिखाई दिया, इट मींस माई किसके लिए आया, तो माई आया आपका अनुराग के लिए। और नाम से कभी भी बंदे का जेंडर या बंदी का जेंडर डिसाइड नहीं होगा। यहाँ से आप नहीं डिसाइड कर पाओगे कि अनुराग लिखा है तो वो मेल हो जाएगा कि फीमेल हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है बेसिकली तब जब आपके टॉपिक में जब आपके ऑप्शन में CND या फिर डेटा इनएडिक्वेट जैसे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पे माई से भी स्टार्ट कर सकते थे, या फिर यहाँ पे हिज, हर, ही, शी, इस तरीके के आपको वर्ड दिखाई देते हैं। जैसे दिस गर्ल दिखाई दे रहा है तो दिस गर्ल से भी हम क्या कर सकते थे, स्टार्ट कर सकते थे। तो फटाफट अगर हम यहाँ पे माई, यानी कि हम अनुराग के लिए यहाँ पे माई का वर्ड का यूज किया गया है और यहाँ पे बोल रहा है माई फादर, यानी कि इट मीन्स अनुराग के फादर। और उसके बाद आप रिवर्स में आएंगे तो ओनली चाइल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद रिवर्स में आएंगे तो ओनली चाइल्ड लिखा, ओनली चाइल्ड ऑफ माय फादर, यानी कि अनुराग के पिता का इकलौता या इकलौती संतान। इट मींस अनुराग इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ और अनुराग इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर ऑफ अनुराग येट। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे आपको दिखा है दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ, यानी कि ये जो लड़की है वो क्या है, अनुराग के पिता के इकलौती संतान, यानी कि अनुराग और उसकी पुत्री है। तो ये हो गई आपकी गर्ल। ओके, अब जैसा कि यहाँ पे दिया है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अनुराग्स वाइफ विद द गर्ल, यानी कि अनुराग की वाइफ। जैसा ही आपने क्वेश्चन में देखा अभी अनुराग का जेंडर यहाँ से क्लियर हो गया। और अनुराग की अगर हम वाइफ की बात करें तो अनुराग की वाइफ किस प्रकार संबंधित होगी इस लड़की से, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी इस लड़की की। और इसका जो दूसरा तरीका है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें खुद को रख करके एज्यूम कर सकते हैं रिलेशन को, तो उसके बारे में भी, यानी कि अगर हम बात करें इसको बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो अभी फिलहाल क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपके लिए मोर देन इनफ होगा। आप इस प्रकार से प्रश्नों की केवल और केवल क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे भी जो डाउट होता है आप उसको पूछेंगे। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये भी आपका ब्लड रिलेशन पर बेस्ड है, जो कि आपका कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक तो आपका फैमिली ट्री वाला अप्रोच आपके पास है, आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पे हम क्या करें, अगर बात करें कुछ और भी इजी अप्रोचेस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे वेदर द फर्स्ट पर्सन इज रिलेटेड विद सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन इज रिलेटेड विद फर्स्ट पर्सन। जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मींस ए इज द डॉटर ऑफ बी, इट मींस फर्स्ट पर्सन इज रिलेटेड विद सेकंड पर्सन।
इन द सेम वे ए प्लस बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, इट मीन्स फर्स्ट पर्सन इज रिलेटेड विद सेकंड पर्सन। जब आपको फर्स्ट पर्सन इज रिलेटेड विद सेकंड पर्सन दिया है तो जो आपको अप्रोच फॉलो करना है वो कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट फॉलो करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे राइट टू लेफ्ट की, तो यहाँ पे आपको निकालना है क्यू का रिलेशन किसके साथ में, जेड के साथ में। तो देखिए डिवाइडेड बाय का मतलब क्या दिया हुआ है, वाइफ, प्लस का मतलब दिया हुआ है सन, और अगेन डिवाइडेड बाय का मतलब दिया हुआ है वाइफ। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगी वाइफ किसकी, z की, और x हो जाएगा सन किसका, y का। यानी कि y वाइफ है, x क्या है, सन है, इट मींस x क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा z का, और इस x की वाइफ कौन है, q, यानी कि बेटे की क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक तो ये तरीका था। दूसरा, अगर इसको फैमिली ट्री से सॉल्व करते तो यहाँ पे हमने क्या कहा, राइट टू लेफ्ट का अप्रोच फॉलो करेंगे, तो y क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी किसकी, z की। तो z का जेंडर भी यहाँ पे क्लियर हो गया। बात करें x की, तो x क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा किसका, y का, और q क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी किसकी, x की। तो ये इनकी पत्नी हो गई, पत्नी का पुत्र यानी कि इनका पुत्र, और पुत्र की वाइफ यानी कि डॉटर इन लॉ। क्लियर। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए चलना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। बाकी सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं कि कब आपको जैसे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, तो वहां पे आप एक छोटा सा मैप ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप मूव ऑन करेंगे। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जब आपको डायरेक्शन निकालना हो, तो वहां पे भी आप मैप ड्रॉ करके क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। या जब आपको क्या करना होगा, एंगल पर रोटेशन, एंगल पर बेस्ड आपको रोटेशन कंसीडर करना होगा, तो भी आप क्या करेंगे, मैप की हेल्प से ही एंगल पर रोटेट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम बात करते हैं। A person travels 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में कितना चलता है, 12 किलोमीटर चलता है। देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि आपको क्या करता है, उसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में 15 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद बोला है आफ्टर दैट 15 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, यानी कि अगेन यहां से वो 15 किलोमीटर वेस्ट में आता है, तो अपने प्रीवियस पॉइंट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको दिया गया है देन 18 किलोमीटर ड्यू साउथ, यानी कि यहां से वो 18 किलोमीटर साउथ जाएगा। तो यानी कि यहां से केवल यहां तक की दूरी कितनी है, 12 है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से 6 मोर किलोमीटर वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। क्लियर। तो टोटल हो गया कितना, 18। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिग पॉइंट से वो कहां पे है, कितनी दूर पे है, 6 किलोमीटर दूर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। यहां पे यदि आपसे पूछा होता ही इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पॉइंट या फिर विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैप आपका यहाँ पे बनता, और यहाँ के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाता, साउथ डायरेक्शन में हो जाता। यदि आपसे पूछा होता, मान लेते इस पॉइंट का पूछ लेता, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो उसका फाइनल पोजीशन होता और ये इनिशियल पोजीशन होता, और यहाँ से पूछता कि ही इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पॉइंट, तो मैप आपका कहाँ बनता, इनिशियल पॉइंट पे बनता। और मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी नॉर्थ ईस्ट, जिसको मैंने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। या फिर अगर हम बात करें यहाँ से आपकी डायरेक्शन पूछता है इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो यहाँ से डायरेक्शन हो जाती है आपकी साउथ वेस्ट। क्लियर। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मैप के अकॉर्डिंग इजिली आंसर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के ऊपर। यदि हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, यानी कि ये जो क्वेश्चन है आपका कहीं ना कहीं वो एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है या रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बताया जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉकवाइज लिख लेंगे और फिर लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अगर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ती है कितना, 225 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ती है कितना, 180 डिग्री। ये भी मैंने बताया कि जब आपके 4 बार क्या होते हैं 90 डिग्री आ जाते हैं तो उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 180 को 180 से हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्लियर। तो 180 वाला आपका फिर उसके बाद क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के साथ में हम कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस अपने पास बच रहा है 45 डिग्री, और किसका डिफरेंस बच रहा है 45 डिग्री, तो क्लॉकवाइज का 45 डिग्री बच रहा है। यानी कि हम बात करें करंटली गर्ल का जो फेस है वो कहाँ है, वो है टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। और यहाँ से अपने को क्या करना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव ऑन करना है। तो 45 डिग्री हम मूव ऑन करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके लिए आप दूसरा अप्रोच ये फॉलो कर सकते थे। इसके लिए यदि हम दूसरे अप्रोच की बात करें तो देखिए जो आप फॉलो कर सकते थे, यानी कि बंदी का फेस अभी कहाँ है, बंदी का फेस अभी है नॉर्थ। तो सबसे पहले क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री चलती है, तो यानी कि 180 डिग्री रोटेट करती है। तो यहां से आप पहुंच गए कहां, साउथ।
और फिर इसके बाद वो क्या करती है 225 डिग्री टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यानी कि 225 डिग्री यहाँ से आगे टूवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे अब सॉरी, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। इट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये भी आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपका एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें क्लॉक की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, यदि हम बात करें क्लॉक की, तो ये हो गया आपका 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। जब हम क्लॉक की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, जैसे कि क्लॉक में दिया हुआ टाइम आपको 12:30 बजे, 12:30 बजे, तो ये तो पता है जो मिनट वाला हैंड है वो एग्जैक्टली कहाँ होगा, वो 6 पे होगा, लेकिन आपका जो आवर हैंड है वो 12 और 1 के बीच में होगा। तो जब कभी भी हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन की, तो अपने को पता है 4 आपके पास मेन डायरेक्शन है और 4 आपके पास सब डायरेक्शन है। यानी कि अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करके वापस से नॉर्थ पे पहुंचते हैं तो हम एंगल कवर करते हैं 360 डिग्री का, और इस 360 डिग्री में आपके पास क्या है, 8 डिवीजन है। इट मींस ईच डिवीजन हैज 45 डिग्री, हर एक डिवीजन में कितने हैं, 45 डिग्री का आपका एंगल है। और यदि हम बात करें 45 डिग्री के एंगल्स की, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिए, जब इसको हमने दो पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो यानी कि इस हिस्से में आ गए कितने, 45 डिग्री, यानी कि 22.5 डिग्री यहाँ पे और 22.5 डिग्री यहाँ पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गया हिस्सा आपका नॉर्थ का। इन द सेम वे यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 22.5 डिग्री यहाँ तक और अगेन 22.5 डिग्री यहाँ तक, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में भी आ गया कितना, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करके देखेंगे। यानी कि जब आप बात करेंगे क्लॉक के सेंस में, तो ऐसा नहीं कि ये आपका अगर नॉर्थ से थोड़ा सा भी हट गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नहीं, इसको भी आप क्या कंसीडर करके चलेंगे, नॉर्थ ही कंसीडर करके चलेंगे। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि हम बात करें गिवन क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल दिया हुआ था। अभी अगर इसको हम साउथ मानते हैं तो यानी कि 9 पे ये सुई पहुंचेगी, बोला है 12:45 पे जो मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगी। तो यानी कि अगर हम बात करें, इसको आपने साउथ मान ही लिया है, तो ऑलरेडी आपको साउथ दिख रहा है, तो यानी कि ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। बट इन केस अगर ये बोला होता कि 12:30 बजे जो आपका मिनट हैंड है, जो आपका 12:30 बजे मिनट हैंड है वो क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है, मान लेते ये दिया गया होता आपको कि वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो 12:45 पे मिनट हैंड कहाँ होगा। तो ध्यान दीजिए, साउथ को वो क्या बोल रहा है, ईस्ट बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो फर्क आ रहा है वो 90 डिग्री का फर्क आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो आपसे डायरेक्शन पूछी गई थी वहां से भी आपको क्या करना था, 90 डिग्री रोटेट कर जाना था, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपका आंसर हो जाता साउथ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन अभी अगर जिस हिसाब से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछा है, तो यहाँ पे 12:45 के टाइम पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। इट मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, हमें टेंशन नहीं लेना है, बस क्या करना है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए चले जाना है। देयर आर 6 विलेजेस ए बी सी डी ई एंड एफ। एफ इज 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ डी। तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है कि एफ कहाँ है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, किधर है, वेस्ट पे है, कहां से है, तो डी से है, यानी कि डी कहां होगा, ईस्ट में होगा। एफ के डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है आपको एफ और डी से रिलेटेड। अब ढूंढेंगे इंफॉर्मेशन कहां है, तो आपको लास्ट में दिखाई दे रही है, डी इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। इट मींस ए इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी। क्लियर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ए डी या एफ से रिलेटेड कोई भी मिल जाए, तो यहाँ पे आपको ए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ए इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ ई, यानी कि ए जो है वो ई से 2 किलोमीटर नॉर्थ पे है, यानी कि ई कहाँ होगा, 2 किलोमीटर साउथ में होगा। कहां से, ए से, तो यानी कि एक ये हो गया और 1 किलोमीटर और ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका ई 2 किलोमीटर साउथ में, कहां से, ए से, या फिर ए 2 किलोमीटर नॉर्थ में ई से। अब यदि हम बात करें तो आपको ई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ, तो ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, और बी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे ए से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। सी इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, यानी कि सी क्या है 1 किलोमीटर ईस्ट में है ए से। क्लियर। अब यदि हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच थ्री विलेजेस आर इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ए, डी और ई जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो पूछा है हु अमंग पी क्यू आर एस टी is in the exactly middle while standing in a line. It means this is from your sitting arrangement. This question is based on sitting arrangement. और अगर हम बात करें sitting arrangement की तो ये आपका linear sitting arrangement पर based question है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है persons are sitting in a line. तो अगर हम बात करें sitting arrangement की तो यहाँ पे भी order ranking के concepts में आपको बता चुका हूँ, direction and distance के concept बता चुका हूँ, तो उन्हीं को कहीं ना कहीं अपने को यूज करना होता है position को। और पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन, फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, फेसिंग अपोजिट टूवर्ड्स सेंटर और फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ। इस प्रकार से यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दिए गए होंगे। यदि हम यहाँ पे बात करें दिए गए प्रश्न की तो बोला है Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, यानी कि Q क्या है R के इमीडिएट राइट में है, यानी कि R क्या होगा Q के इमीडिएट लेफ्ट में होगा। यहाँ पे वर्ड इमीडिएट यूज किया गया है, इट मीन्स देयर आर नो पर्सन बिटवीन Q एंड R। हम बात करें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तो T इज एग्जैक्टली बिटवीन P एंड R। तो T जो है वो P और R के एग्जैक्टली बीच में बैठा है, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि Q और R के बीच में कोई भी बंदा नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा P और ये हो जाएगा आपका T और R। Q इज एग्जैक्टली बिटवीन R एंड S, तो Q क्या है R और S के एग्जैक्टली बीच में है, तो ये हो गया आपका Q। क्लियर। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मिडिल में कौन बैठा है, एग्जैक्टली मिडिल में, तो वो हो जाएगा आपका R, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा इसका लेवल अप करते हैं और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं मूव ऑन करते हैं, जहां पे आप लोग स्ट्रगल करते हो। तो अगर हम बात करें 7 चिल्ड्रन ABCDEF एंड G आर स्टैंडिंग इन अ रो, G इज टू द राइट ऑफ D। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको उसको क्या करते चलना है, नोट डाउन करते चलना है। G इज टू द राइट ऑफ D दिया हुआ है, यानी कि G D के राइट में है, लेकिन इमीडिएट वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इट मींस देयर मे बी सम पर्सन बिटवीन D एंड G। आगे लिखा हुआ है एंड टू द लेफ्ट ऑफ B, यानी कि G क्या है D के राइट में है और B के लेफ्ट में है, यानी कि यहाँ पे इमीडिएट वर्ड का यूज अगेन नहीं किया गया है। इट मींस देयर कैन बी सम पर्सन बिटवीन B एंड G। बात करें तो लिखा हुआ है A इज ऑन द राइट ऑफ C। A जो है वो C के राइट में है, यानी कि A C के राइट में है, तो C कहाँ होगा A के लेफ्ट में होगा, समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ A। बात करें A एंड D हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम, यानी कि A और D के बीच में एक चाइल्ड है, तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो इस तरीके से हो सकता है A और D के बीच में एक चाइल्ड, या फिर हो सकता है इस तरीके से D और A के बीच में एक चाइल्ड। क्लियर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो E एंड B हैव टू चिल्ड्रन बिटवीन देम, यानी कि इसकी बात करें तो ये भी आपका दो तरीके से बन सकता है कि E और B के बीच में दो बच्चे हैं। चलिए आगे आपको दिया गया है D एंड F हु इज नेबर ऑफ ए, यानी कि F पहली चीज तो क्या है कि A का पड़ोसी है। F क्या है A का पड़ोसी, यानी कि नेबर है, तो A के लेफ्ट में भी हो सकता है और A के राइट में भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि A उसके राइट में भी हो सकता है और A उसके लेफ्ट में भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट हैव ऑल्सो टू चिल्ड्रन बिटवीन देम, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ध्यान दीजिए D एंड F, यानी कि D और F के बीच में भी कितने बंदे हैं, तो D और F के बीच में भी यहाँ पे दो बंदे हैं, तो इसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा F। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, इन इंफॉर्मेशन को अपने को मर्ज करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें अपने पास ये डेटा है, तो इस डेटा में क्या करना है, मर्ज करना है इन स्ट्रक्चर्स को। तो हम देखते हैं जहां कम पॉसिबिलिटी होगी उस स्ट्रक्चर को हम पहले क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। जैसे अगर हम इस वाले को पिक करें तो यहाँ पे हम इजिली बना सकते हैं, जबकि इस वाले को पिक करें तो यहाँ पे हम इजिली नहीं बना सकते, क्योंकि पता नहीं अपने को कि D और G के बीच में कितने बंदे हैं। तो हम इस वाले को क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, यानी कि यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये हो जाएगा आपका A। जैसे ही आपने इसको पिक किया, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल गई कि C इज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ A, यानी कि C कहाँ होगा A के लेफ्ट में होगा कहीं। अब इनके बीच में बंदे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जैसे ही आपने इसको मर्ज किया तो यहाँ तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन हो गई वो 1 2 3 4 5 6 बंदों की हो गई। कहीं ना कहीं अब बनाना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए, अब आप बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते चलते हैं। यानी कि अब अगर हम बात करें यहाँ पे ई और बी के बीच में दो बंदे हैं, तो हमें पता है बी के बाद आगे तो नहीं जा सकते, हम किधर आ सकते हैं, पीछे ही आ सकते हैं, यानी कि बी के पीछे ही, यानी कि लेफ्ट में ही क्या बैठा होगा, ई बैठा होगा। इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करते हैं तो अगर हम दो बंदों को मान लेते हैं, एक दो, यानी कि यहाँ पे यदि हम ई को बैठा लेते हैं, हम ये मानते हैं कि इनके बीच में कोई बंदे नहीं, यदि हम यहाँ पे, ये केवल पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि आपका फिक्स हो जाए। फिर अगली इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि एफ और डी के बीच में भी दो बंदे हैं, तो यानी कि एक दो छोड़ करके एफ यहाँ भी हम बैठा सकते हैं, या एक दो छोड़ करके एफ यहाँ भी हम बैठा सकते हैं। तो जो आपका सही होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि बोला गया है कि एफ क्या है, ए का पड़ोसी है, एफ क्या है, ए का पड़ोसी है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी की पूरी कंडीशन आपकी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो इस प्रकार से आप दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर आसानी से कोई भी अरेंजमेंट बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि सी इज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, ये भी आपका फॉलो हो रहा है। ए और एफ और डी के बीच में दो बंदे हैं, ये भी आपका फॉलो हो रहा है। ई और बी के बीच में दो बंदे हैं, ये भी आपका फॉलो हो रहा है। जी जो है वो डी के राइट में और बी के लेफ्ट में, ये तो आपका पहले ही हमने क्या किया था, बनाया था, स्टार्टिंग ही उसी से करी थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पूछे गए प्रश्न की, तो पूछ रहा है हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, यानी कि एग्जैक्टली मिडिल की बात करें तो यहाँ पे आपका ई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की, तो पूछा है 5 स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पे ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि क्या है, सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड है। यानी कि अगर हम बात करें सर्कुलर अरेंजमेंट की, तो वहां पे जो हमारा अप्रोच होगा वो क्या होगा, उसको भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे फटाफट से। जब कभी भी बात करेगा सर्कुलर अरेंजमेंट की, तो जितने भी यहाँ पे पोजीशंस दिए होंगे उतने पोजीशंस अपने को ड्रॉ कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे आपको 5 स्टूडेंट के बारे में दिया हुआ है। अब बात करेंगे कि क्या वो फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर है या अपोजिट टूवर्ड्स द सेंटर है। यदि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है देन फाइन, अगर नहीं दी गई है तो आपको क्या मान लेना है, सभी को टूवर्ड्स द सेंटर मान लेना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अभिनव इज सिटिंग बिटवीन, सीधे सीधे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, ये नहीं दिया है कि टूवर्ड्स द सेंटर है या नहीं है, तो अपने को क्या करना है, सभी को फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर मान लेना है। यानी कि पहले हमने क्या बनाई, नंबर ऑफ पोजीशन बनाई, और दूसरा हमने क्या बनाया, एक पॉसिबिलिटी बनाई, यानी कि पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया। अब यदि हम बात करें तो अभिनव इज बिटवीन आलोक एंड अंकुर, यानी कि अभिनव जो है वो आलोक और अंकुर के बीच में है, तो ये हो गया अभिनव। यहाँ पे हम मान सकते हैं किसको, आलोक को, यहाँ पे हम मान सकते हैं किसको, अंकुर को। इन द सेम वे यहां अगर हमने माना अभिनव को, तो यहां पे हम मान सकते हैं आलोक को, यानी कि ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, और यहां पे हम मान सकते हैं किसको, अंकुर को। दो पॉसिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक, अपूर्वा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अभिषेक। तो अगर हम बात करें अपूर्वा की, तो अपूर्वा क्या है, अभिषेक के लेफ्ट में बैठती है। यहाँ पे अपने पास दो पोजीशन है और अपूर्वा लेफ्ट में बैठती है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका अभिषेक, ये हो जाएगा आपका अभिषेक, और ये हो जाएगी आपकी अपूर्वा। क्लियर। इन द सेम वे ये हो जाएगी अपूर्वा, और ये हो जाएगा अभिषेक। क्लियर। अब अपने पास दो स्ट्रक्चर बन गए, लेकिन दो में से एक ही स्ट्रक्चर सही होगा, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया, आलोक इज ऑन द लेफ्ट ऑफ अपूर्वा, यानी कि आलोक जो है वो अपूर्वा के लेफ्ट में है, जबकि यहाँ पे आपको अपूर्वा के लेफ्ट में कौन दिखाई दे रहा है, अंकुर दिखाई दे रहा है। इट मींस ये वाला स्ट्रक्चर आपका रॉन्ग हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा है हु इज नेक्स्ट टू अभिनव ऑन हिज राइट, यानी कि ये हो गया अभिनव, और अभिनव के इमीडिएट राइट में जो बंदा बैठा है वो बैठा है आलोक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है 8 स्टूडेंट्स PQRST एंड UV एंड W आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, 8 पोजीशन बना लेना है, तो ये हो गई आपकी 8 पोजीशन। इसके बाद हम बात करें तो अपने को एक पॉसिबिलिटी बना लेनी है, तो ये हो गई आपकी पॉसिबिलिटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखना है कि फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, इट मींस ऑल द पर्संस आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। अब हम बात करेंगे दी गई इंफॉर्मेशन की, और उसके आधार पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अरेंजमेंट बनाएंगे। जो फिक्स होता जाएगा उसको फिक्स करेंगे, जो नहीं फिक्स होगा उसको एज अ इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके लिख लेंगे। बात करें तो दिया है ओनली P सिट्स बिटवीन W एंड V, यानी कि W और V के बीच में केवल कौन बैठता है, P बैठता है। तो यहाँ पे हम दो प्रकार से बना सकते हैं, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ U, यानी कि V जो है वो U के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो गई, यानी कि यहाँ पे हम बना सकते हैं U और U के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, V बैठा है।
आगे की बात करें, देयर आर टू पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड क्यू, यानी कि टी और क्यू के बीच में दो बंदे बैठे, तो ये टी भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है। एक दो, ये टी भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी है टी और क्यू के बीच में। क्लियर। आगे आपको दिया क्यू हु इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, यानी कि क्यू अगर डब्ल्यू का नेबर है या पड़ोसी है तो यहाँ पे टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका बचेगा टी। क्लियर। आगे की इंफॉर्मेशन दे, Q who is one of the immediate neighbor of W and sits second to the left of S, और ये बंदा S के second to the left में है, इसका मतलब S कहाँ होगा, इसके second to the right में हो जाएगा, तो ये हो गया S, और जो रिमेनिंग मेंबर है वो है आपका R। अब हम बात करें, यदि यहाँ देखिए कितने आसानी से बना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल दी गई इंफॉर्मेशन, यानी आपने पॉसिबिलिटी बनाई, जो कैंसिल हुई उसको कैंसिल किया, फिर यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी बन रही थी टी और क्यू की तो दोनों को हमने रखा, लेकिन जैसे आपने पढ़ा क्यू क्या है, डब्ल्यू का पड़ोसी है, तो आपने यहाँ से टी को हटाया, यानी कि टी यहाँ हो जाएगा। फिर बोला था कि एस कहाँ बैठा है आपका, टी एस के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, यानी कि एस कहाँ होगा, उसके सेकंड टू द राइट में होगा, और जो बचा मेंबर था वो था आपका आर। अब यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू। आर की पोजीशन यू के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 1 2 3 या तो थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा, या तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू द राइट हो जाएगा। जो भी आपको ऑप्शन मिले आप उसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में थर्ड टू द लेफ्ट, इट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका जो है काफी लेंदी सा है, देखने में लेंदी लग रहा है, बट टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पजल, और अपने को दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे क्या करना है, इसको फटाफट से सॉल्व कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, 4 families डिसाइडेड टू गो फॉर द पिकनिक टू बनारसी बाग एंड एग्रीड टू मीट एट अ प्लेस कॉल्ड नरही, यानी कि बंदे कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, कहाँ, बनारसी बाग। मिलेंगे कहाँ, नरही। फैमिलीज कितनी हैं, 4। क्लियर। इतनी इंफॉर्मेशन अपने को मिली, इतनी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। आगे की बात करें तो आगे आपको लिखा हुआ मिल रहा है 1 family हैज नो किड। अब इन 4 फैमिली में से एक के पास कोई भी किड नहीं है, यानी कि 0 किड। 1 family हैज नो किड, ओके, वाइल अदर्स हैव एटलीस्ट 1 किड, जबकि बाकी के पास एटलीस्ट क्या है, 1 किड है। इट मींस हम कह सकते हैं बाकी के पास क्या है, एटलीस्ट 1 बोला है, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक के बराबर भी हो सकते हैं बाकी 3 फैमिलीज के पास। अमंग्स ईच फैमिली विद किड्स एटलीस्ट 1 किड गोज टू द पिकनिक, यानी कि कम से कम यहाँ पे जो फैमिली, जिन फैमिलीज के पास में किड है उनके कम से कम एक बच्चे उनके साथ पिकनिक पे जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें पिकनिक स्पॉट में कम से कम 3 बच्चे तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे की यदि हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो बोला है द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिलीज। ओके, द फैमिली विद 2 किड केम जस्ट बिफोर द फैमिली विद नो किड, यानी कि अगर हम बात करें जो फैमिली 2 बच्चों के साथ है वो 0 वाली से जस्ट पहले आती है। क्लियर, 0 वाली से जस्ट पहले आती है। आगे दिया गया डी हु डज नॉट हैव एनी किड, यानी कि हम बात करें जो 0 वाला है इंफॉर्मेशन वो किसके लिए दिया गया है, वो डी के लिए दिया गया है। यानी कि यहां बात करें तो बोला है डी हु डज नॉट हैव एनी किड रीच्ड जस्ट बिफोर सीज फैमिली, यानी कि ये जस्ट बिफोर आता है किसके पहले, सी की फैमिली से जस्ट पहले आता है, यानी कि सी वाली फैमिली क्या आएगी, इसके जस्ट बाद आएगी। पी एंड हिज वाइफ रीच्ड लास्ट विद देयर ओनली किड, यानी कि पी और उसकी पत्नी जो है वो अपने एकमात्र संतान के साथ क्या करते हैं, सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। तो ध्यान दीजिए यदि पी अगर सी के साथ है मैरिड हुआ, यानी कि तब तो यहीं पे पी हो जाएगा, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी बनती है कि अगर पी सी के साथ है मैरिड नहीं हुआ तब क्या होगा, तब आएगा पी लास्ट में, यानी कि लास्ट में तो अभी भी होगा, यानी कि तब एक चौथा जो फैमिली है वो इसके ऊपर हो जाएगी। तो 2 पॉसिबिलिटी बन, इसलिए इसको हम मर्ज ना करते हुए क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे कि पी अपनी पत्नी के साथ और ओनली किड के साथ में लास्ट में पहुंचता है, यानी कि अगर सी उसकी पत्नी हुई तो यहां पे हम पी को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। आगे की इंफॉर्मेशन दिया है क्यू इज नॉट द हस्बैंड ऑफ बी, इसको लिख लेते हैं हम, यानी कि क्यू जो है वो मैरिड नहीं है बी के साथ में। आगे की इंफॉर्मेशन दिया क्यू एंड एस आर फादर्स, यानी कि क्यू का जेंडर क्या है, मेल है, और हैज किड
और एस का जेंडर भी क्या होगा, मेल होगा, और उसके पास भी क्या होंगे, किड होंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे दिया है फादर है। आगे की इंफॉर्मेशन की बात करें, सी एंड एज डॉटर गो टू द सेम स्कूल, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, सी और ए की जो डॉटर हैं वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ती हैं, वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बी केम बिफोर डी एंड मेट ए व्हेन शी रीच्ड टू द फिक्स्ड प्लेस। ध्यान दीजिए, बी जो है वो डी से तो पहले आए एंड मेट ए, यानी कि बी डी से पहले आए और ए से मिली जब वो फिक्स प्लेस पे पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के आने से पहले ही वहां पे पहुंच चुका था, यानी कि ये हो जाएगा बी डी से पहले आया, लेकिन जब बी आया तो ए से मिला, यानी कि ए इसके ऊपर हो जाएगा। अब ए इसके ऊपर हो गया, इसका मतलब सी जो है वो लास्ट हो गया। जब सी लास्ट हो गया तो पी भी लास्ट होगा, यानी कि सी विल बी मैरिड विद पी। और पी क्या है, मेल बंदा है तो हस्बैंड हो जाएगा, सी फीमेल है तो क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। और इनके पास जो नंबर ऑफ किड है वो है एक, यानी कि बोला गया है ओनली किड। क्लियर। आगे लिखा हुआ है आर स्टेज फारदेस्ट फ्रॉम द प्लेस एंड ही इज अ गुड सिंगर। आर जो है वो सबसे ज्यादा दूरी पर रहता है और वो क्या है, एक अच्छा सिंगर है। यानी कि हम आर की बात करें तो यहाँ पे ही यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि आर एक मेल बंदा है। आगे लिखा हुआ है एस एक्सप्लेन्ड दैट हिज सन कुड नॉट कम बिकॉज ऑफ एग्जाम, यानी कि एस का जो बेटा है वो नहीं आ सका, यानी कि एस का जो बेटा है वो ड्यू टू एग्जाम नहीं आ सका। क्लियर। चलिए, अब दी गई जानकारी के आधार पे हमें क्या करना है, वहां पे स्ट्रक्चर को अपने को कंप्लीट करना है। तो जैसा कि हम बात करें, क्यू जो है वो फादर है, बी के साथ है, मैरिड नहीं है, तो क्यू बी के साथ है मैरिड नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ डी के साथ में भी मैरिड नहीं होगा क्योंकि वो फादर है। तो यहाँ पे डी के कोई भी संतान नहीं है, इसका मतलब क्यू विल बी मैरिड विद ए, क्यू विल बी मैरिड विद ए एंड ए विल बी द वाइफ ऑफ क्यू। ओके। नेक्स्ट वन इज एस को भी बोला कि एस क्या है, पिता है और एक मेल बंदा है, तो ऑब्वियस सी बात है डी के साथ में तो मैरिड नहीं होगा, तो एस होगा मैरिड किसके साथ में, बी के साथ में। बी विल बी द वाइफ ऑफ एस, जैसे कि बोला है एस क्या है, मेल है यानी कि पिता है। नेक्स्ट वन बचता है आपका आर, सो आर विल बी मैरिड विद डी, इट मींस आर विल बी द हस्बैंड ऑफ डी। और यहां पे यदि हम बात करें तो बोला है कि इंफॉर्मेशन में आपसे सी की और ए की जो डॉटर है वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं, यानी कि ए की भी यहाँ पे एटलीस्ट एक डॉटर है, ये अपने को पता है, यानी कम से कम एक संतान तो इनकी भी है, और वो क्या है, पिकनिक पे आई होगी इसके साथ, जो कि अपने को जानकारी दी गई है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें हु अमंग द फीमेल ओके अराइव थर्ड, यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो फीमेल में थर्ड नंबर पे कौन आया, तो थर्ड नंबर पे आया आपका डी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें इसमें अगले प्रश्न की, यदि हम बात करें इसमें अगले प्रश्न में पूछा है विच इज द करेक्ट पेयर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जो यहाँ पे करेक्ट पेयर है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हस्बैंड और वाइफ का जो यहाँ पे करेक्ट पेयर है वो कौन है, तो हस्बैंड वाइफ में आपको दिया है ए इज मैरिड विद एस, गलत है, फिर बी इज मैरिड विद आर, गलत है, सी इज मैरिड विद पी, इट मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया है हुज डॉटर गो टू द सेम स्कूल, यानी कि किसकी बच्ची सेम स्कूल में जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी और ए की बच्चियां सेम स्कूल में जाती हैं, यानी कि ऑप्शन बात कर रहे क्यू एंड आर, तो क्यू और आर की बच्चियां नहीं होगा, फिर पी एंड आर, यानी कि पी और आर की बच्चियां नहीं होगा, पी एंड क्यू, यानी कि ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी कि पी और क्यू की बच्चियां क्या होती हैं, सेम स्कूल में जाती है, बिकॉज सी इज मैरिड विद पी एंड क्यू इज मैरिड विद ए। ओके। नेक्स्ट वन आपसे पूछा है हुज फैमिली हैज डेफिनेटली मोर देन वन किड, तो यहाँ पे आपका एक ही फैमिली आपको दिखाई दे रही है जो कि क्या है, एस की फैमिली है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, अमंग द मेल्स हु अराइव्ड सेकंड, यानी कि मेल्स में जो है वो सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो मेल्स में सेकंड नंबर पे आता है आपका बी, यानी कि हम बात करें यहाँ पे हो जाएगा आपका, सॉरी मेल्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है आपका एस, यानी एस इज मैरिड विद बी, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
तो अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन भी आपका पजल सेक्शन से दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दी गई इंफॉर्मेशन को रीड करना है और उसके आधार पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल, यानी कि एक सोसाइटी में केवल 2 प्रकार के ही व्यक्ति रहते हैं, यानी कि जिनमें से एक क्या है, फाइटर है और दूसरा आपका क्या है, कावर्ड है। चलिए, फाइटर्स हो गया और कावर्ड्स हो गया, 2 टाइप के लोग हो गए एक सोसाइटी में। अगला आपको दिया है 2 कावर्ड्स आर ऑलवेज फ्रेंड। इट मीन्स अगर हम बात करें, कावर्ड प्लस कावर्ड आर ऑलवेज फ्रेंड्स, ये आपने लिख लिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो अ फाइटर एंड अ कावर्ड आर ऑलवेज एनिमीज, यानी कि अगर हम बात करें एक फाइटर और एक कावर्ड हमेशा क्या होंगे, एनिमीज होंगे। नेक्स्ट वन इज फाइटर्स आर इनडिफरेंट टू वन अनदर, यानी कि अगर हम बात करें 2 फाइटर्स की तो ये क्या होंगे, इनडिफरेंट होंगे टूवर्ड्स वन अनदर। चलिए, नेक्स्ट वन, इफ ए एंड बी आर एनिमीज, ए और बी क्या है, एनिमीज हैं। तो ध्यान दीजिए, ए और बी अगर एनिमीज हैं तो इसका मतलब अगर ए कावर्ड हुआ तो बी क्या हो जाएगा, फाइटर हो जाएगा, या फिर अगर बी क्या हुआ, ए क्या हुआ, फाइटर हुआ, तो बी क्या हो जाएगा, कावर्ड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपकी बन रही कि ए अगर फाइटर हुआ तो बी कावर्ड, बी अगर कावर्ड हुआ तो बी अगर फाइटर हुआ तो ए कावर्ड, यानी कि इन दोनों में पॉसिबिलिटी बन रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोला है सी एंड डी आर फ्रेंड्स, सी और डी क्या है, फ्रेंड्स हैं। तो सी और डी फ्रेंड्स हैं, तो बोला है कावर्ड प्लस कावर्ड इक्वल्स टू फ्रेंड, यानी कि सी और डी का तो फिक्स है कि वो कहाँ होंगे, कावर्ड की कैटेगरी में होंगे। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, E एंड F आर इनडिफरेंट टू ईच अदर, यानी कि ये भी क्लियर हो गया कि E और F कहाँ होंगे, फाइटर्स की कैटेगरी में होंगे। E और F कहाँ होंगे, फाइटर्स की कैटेगरी में होंगे। आगे जो आपको जानकारी दी गई है वो दिया गया है A एंड E आर नॉट एनिमीज, यानी कि A और E जो है वो एनिमीज नहीं है। तो ध्यान दीजिए, A अगर आपका कावर्ड की कैटेगरी में आप कंसीडर करते हैं, A अगर आप कावर्ड की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं और E का फिक्स है कि वो फाइटर की कैटेगरी में होगा, यानी कि एक कावर्ड हो गया, एक फाइटर हो गया, तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, एनिमी होंगे। जबकि आपको दिया गया है ए एंड ई आर नॉट एनिमीज, इसका मतलब ए और ई कहाँ होंगे, सेम कैटेगरी में होंगे। तो यहाँ पे आपका ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस केस में देखेंगे आप तो ए और ई जो है वो एनिमी नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका फाइनल अरेंजमेंट बन चुका है, वाइल बी एंड एफ आर एनिमीज, जबकि आपको बोला है बी और एफ क्या है, एनिमी है, यानी कि एफ फाइटर है, तो बी क्या हो जाएगा, कावर्ड हो जाएगा। यानी कि ये आपकी दी गई कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पूछे गए प्रश्न की। तो प्रश्न आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी सी एंड एफ आर कावर्ड, बी सी एंड एफ आर कावर्ड, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट दिया है ए ई एंड एफ आर फाइटर, ए ई एंड एफ आर फाइटर, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो एज दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, तब तक आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे और नेक्स्ट सेशन आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।